हेलो गाइस, ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम हिंदी में बात करेंगे जैसा कि लिखा है। और द नीड टू इन्वेस्ट, हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए बिगिनर्स के लिए, बेसिक्स है। और थोड़ा बहुत हम ड्वेल करेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिंग के लिए मान के चलते हैं कि आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है, जो आजकल नॉर्मल बंदे की आ जाती है। और मंथली एक्सपेंडिचर आपका 30,000 रुपये है, जिसकी वजह से आपके पास बैलेंस 20,000 रुपये बचेंगे। मान के चलते हैं कि आपको इनकम टैक्स नहीं दे रहा है और ना ही फ्यूचर में देंगे। इसके साथ में हम कुछ और अजम्पशन कर सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको हर साल 10% की सैलरी हाइक दे रहा है, जो यूजुअली बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन मान के चलते हैं कि आपको मिल रहा है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ महंगाई, इन्फ्लेशन 8% से बढ़ रहा है, जो कि नॉर्मल रेट है। अगर आप देखेंगे तो कभी 6% हो जाता है, तो कभी 12%, एवरेज निकालेंगे तो 1%। 30 ईयर का आपका प्लान है, आप अभी फिलहाल 30 साल के हैं और आपका प्लान है कि आप 50 की उम्र तक रिटायर होना चाहते हैं। और सबसे मेजर बात, आप 50 के बाद काम करना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैंने काफ़ी काम किया है और अब मेरे को रिलैक्स करना है, एक रिटायरमेंट वाली लाइफ जो हम सब लोग सोचते हैं वो करना है। हम ये भी मान के चलते हैं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई मेजर एक्सपेंसेस नहीं है फ्यूचर में जो आप करने वाले हो, जैसे कि शादी है, ब्याह है किसी का, कहीं पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। एज ऑफ नाउ आपके पास जो भी लमसम है आप इन्वेस्ट करने वाले हो, बेसिकली खर्चे बड़े नहीं है। कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, वो सब कुछ नहीं होगा आपके साथ, मान के चलते हैं। और कहीं पे कोई शादी ब्याह भी नहीं कराना है आपको और कोई बड़ा खर्चा नहीं है, मान के चलते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 20,000 रुपये, और वो हार्ड कैश में है हमारे पास। करेक्ट। अब हम दो अजम्पशन ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके साथ कैसा रहेगा हिसाब किताब, और आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो कैसा रहेगा। तो पहले हम देखेंगे, मान लो कि आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास कितना पैसा बच जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक एक्सेल शीट की तरफ बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे एक्सेल शीट में मैंने बना के दिया है कि मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और आपकी हर साल की, अगर आप देखेंगे तो पहले साल में आपने कमाया कितना होगा, आपकी इस साल की तनख्वाह अगर हम मान के चलें तो आपने 6 लाख रुपए कमाया होगा। करेक्ट, 50,000 के हिसाब से। उसमें से आपका एक्सपेंस कितना हुआ, 30,000 रुपए के हिसाब से 30 × 12 करेंगे तो 3,60,000 रुपए। और पूरी साल में आपका पैसा बचा 2,40,000 रुपए, और वो आपने बैंक के अंदर डाल दिया। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर हाइक हुआ आपका, 10% का हाइक हुआ, तो अभी 10% ऑफ 6 लाख से 60,000, तो 6,60,000। खर्चे भी आपका 8% से बढ़ा, खर्चा अभी 10% से नहीं बढ़ा है, तो 360 का जितना भी वो आया तो 8% से आपके जो इस साल का खर्चा होगा तो 388,800, और उसकी वजह से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कैश बचेगा नेक्स्ट ईयर में। सिमिलरली अगर आप देखते जाएंगे, ये इसी तरीके से मैंने 20 साल का निकाला है, क्योंकि 30 ईयर से 50 ईयर तक 20 साल होते हैं। अज्यूम कर रहे हैं कि आप 50 ईयर में रिटायर होना चाहते हैं और आराम से बैठना चाहते हैं। तो आपका टोटल जो आएगा, जो आपका हार्ड कैश उस समय पे अमाउंट जो रहेगा, आपने कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, जो हार्ड कैश रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 1.78 करोड़ रहेगा आपके हाथ में। काफ़ी अच्छा हिसाब किताब है। और आपको लग रहा है कि आपके काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी, बेसिकली आपके पास कुछ लमसम बच जाएगा। लेकिन आपने, जैसे हमने बोला था कि आप 50 साल की उम्र के बाद कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो और मान के चलते कि उसी हिसाब से, जिस हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे उसी हिसाब से 8% के हिसाब से हम इन्फ्लेशन रेट मान के चलते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन रेट पहले साल में आपका इन्फ्लेशन रेट 15 53 फर्स्ट जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट, हमने इनफैक्ट वही ले लिया है कि पहले साल में मान लो चेंज भी नहीं हुआ है, तो 15 लाख का आपका उस समय पे होगा। तो अगर आप देखेंगे 9 साल के बाद में आप ऑलरेडी उस पैसे को खर्च कर चुके होंगे। इनफैक्ट आपके ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा भी हो चुका होगा, 1,94,000 आपके साथ। तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 8 साल की के अंदर, जब तक आप 58 के होंगे, तो जो इतना पैसा आपने बचाया है आप उतना खर्च कर चुके होंगे ऑलमोस्ट। और इस चीज के अंदर आप ये याद रखिए कि आपने ना कोई मेजर खर्चा किया है, ना शादी ब्याह किया है, ना बच्चे का एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना है, कुछ भी नहीं किया है। और आपका लाइफस्टाइल भी सेम रहा है, आपने कोई लग्जरी गाड़ी नहीं खरीदी है, कोई घर नहीं खरीदा है, सिर्फ ये क्या है। अब मान के चलते हैं आपने इन्वेस्टमेंट किया,
अब इन्वेस्ट उस पैसे को आपने इन्वेस्ट कर दिया था, तो सेम अगर हम देखेंगे कि अगर आपने 12% का, ये मैंने 12% एक बहुत ही अच्छी फिगर ली है, एंड यूजुअली इतना आ जाता है अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पे अप्रोक्सीमेटली 8% से 15-16% तक मिलता है। तो मैंने अब एवरेज मान के चला कि 12% का आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपको रिटर्न आ रहा है, उसमें बेसिकली आगे वीडियो में मैंने दिखाया कि 8% से कितना हो जाएगा, 10% से, 12% से, 14% अगर आपका वापस आता है किसी तरीके से आप इन्वेस्ट करते हो तो कैसा रहेगा। आजकल म्यूचुअल फंड्स यूजुअली 12% से 14% आराम से दे देते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट, इसलिए 12% क्या है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपकी ईयरली इनकम सेम वही थी, 3,60,000, और आपने कैश रिटेन किया था 2,40,000। लेकिन अगर आपने उसी को इन्वेस्ट कर दिया होता तो 20 साल के बाद ये जो अमाउंट आ रहा है 20 लाख वाला, 20 साल के बाद ये अमाउंट 2,40,000 एक्चुअली आपका 20 लाख रुपए बन चुका होगा। ये 19 साल के लिए इन्वेस्ट हो चुका होगा। ये आपको कैश रिटेन हुआ था 2,40,000 एक साल के बाद, तो 20 साल के बाद ये अमाउंट सिर्फ 12% के हिसाब से इन्वेस्ट किया है आपने और उसके बाद उसको टच भी नहीं किया है। अगर 12% के हिसाब से आपको मिल रहा था तो आपका वो 20,67,000 रुपये बन चुका होता। सिमिलरली हमने आगे भी बनाया, और अगर आप टोटल देखेंगे तो ये हो जाता है 4,27,000 अप्रोक्सीमेटली 2.8 टाइम्स जो आपने इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। नाउ अभी कई लोग बोलेंगे कि सर हम बैंक में डालेंगे तो बैंक से भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आई एग्री, बट बैंक से इंटरेस्ट रेट यूजुअली 5 से 6% मिलता है। तो उस केस में भी आप अगर 5 से 6% में मान लें तो एटलीस्ट इसमें डबल का फायदा हो जाएगा आपको। तो उसमें अगर 2 करोड़ हो जाएगा उसका, तो ये 4.5 करोड़ हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे तो आपको हमेशा फायदा होगा। ओनली थिंग इज कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है वो अभी हम देखते हैं। पॉइंट जो अभी मैं ये बताना चाहता कि यहाँ पे देखिए अगर आप 1.78 करोड़ हो रहा था आपका, लेकिन यहाँ पे 4.26 करोड़ हो गया है 20 साल में। और अभी अगर आप इसको स्पेंड करना चाहेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अगर मतलब 4-3 गुना आपका बढ़ चुका है पैसा। और अगर इंटरेस्ट रेट जो हमको मिलता है 7-8 6-7% जो मिल जाता है अगर बैंक से, अगर आप मान के चलो 6-7% बहुत अच्छा मिल रहा है आज की डेट में, तो उसके हिसाब से भी ये ज़्यादा ही होगा, ट्वाइस ऑफ व्हाट यू वुड हैव अर्नड अदरवाइज। तो वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। देखिए अब आते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट। अब हमने ये समझ लिया कि इन्वेस्ट तो कर लेना चाहिए एंड अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्या इन्वेस्ट करूँ। तो यूजुअली आज की डेट में 4 मेजर तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इन चारों के बारे में बात करेंगे। दूसरा रियल एस्टेट, तीसरा इक्विटी, और चौथा कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब प्रेशियस मेटल वगैरह, और वैसे कमोडिटीज का मार्केट भी है। हाँ, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, जो ये वो होते हैं जो एफडी में पैसे डाल देते हैं। हम लोग डाल देते हैं ना कि एफडी में डाल दो 8 साल बाद या 10 साल के लिए या 12 साल के लिए, उसके बाद उस एफडी से तोड़ लो और उसका पैसा मिल जाता है आपको। दूसरा होता है ये फिक्स्ड इनकम होती है, बेसिकली आपको 8 साल बाद वो एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट दे देंगे। सिमिलरली बॉन्ड इशू होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस सेम एज एफडी की तरह ही होता है, लेकिन बॉन्ड्स को हम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ऐसे ही बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसी लाइक एलआईसी हुडको भी करते हैं। और जब आप उनमें इन्वेस्ट कर देते हो तो आप कुछ समय के बाद वो लोग भी आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा, जैसे एफडी देती है ऐसे ही पैसा आपको मिल जाता है। ये थोड़ा सा वेरिएबल करता है, और इसका टिपिकल रिटर्न यूजुअली आप देखोगे तो 8 से 11% के बीच में होता है एफडीज और इन बॉन्ड्स का। 8 से 11% के बीच में आपको रिटर्न मिलता है। दूसरा होता है रियल एस्टेट, इसमें आप लैंड को और प्रॉपर्टीज को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको उससे रेंट भी मिलता रहेगा, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा वापस आता रहेगा। और दूसरा है कि जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है, बेसिकली जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका पैसा बढ़ता जाता है, घटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहली चीज, जब आपको खरीदना है तो 2,40,000 रुपये जब आपके पास बचे थे, आप उस समय पे 2,40,000 का नहीं ले सकते, आपको एक बड़ा सम चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए उसके अंदर। अगर आप बोलेंगे कि मैं लोन लेता हूँ तो आप लोन में उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जितना आपका पैसा वापस आ रहा है उससे ज्यादा आपका चला जाएगा। तो बेसिकली आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल होनी चाहिए, ये एक डिसएडवांटेज। दूसरा लिक्विडिटी इशू। लिक्विडिटी इशू का मतलब ये है कि मान लो कि कल आपको ये बेचना है, कल कोई रिक्वायरमेंट आ गई और आपको बेचना है, तो क्या गारंटी है कि आपको बायर उसी समय पे मिल जाएगा और जिस रेट पे आप बेचना चाह रहे हो उसी रेट पे मिल जाएगा और एक्चुअल मार्केट रेट के हिसाब से मिल जाएगा? नॉट श्योर। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 1 साल, 6 महीने, 5 महीने,
डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, अगर उसका, और उसका भी बहुत वेरिएशन होता रहता है। तीसरा सबसे बड़ा इशू होता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं एंड इसका टिपिकल रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, आप जानते ही हो, क्योंकि कहाँ पे हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, हो सकता है वहाँ पे मॉल आ गया तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड यूजुअली आपकी खुद की स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा बार्गेन कर पाते हैं, तो इसके लिए आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट ओवरऑल इट इज़ अ गुड इनकम, बट लिक्विड जो मैंने इश्यूज बताए वो थोड़े बहुत इश्यूज हैं। तीसरा होता है इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब होता है शेयर मार्केट, जो हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें शेयर्स, कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, दो तरह की कंपनी होती है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनीज के शेयर आप खरीदते हो जो ऑलरेडी इस मार्केट में लिस्ट हो रखी हैं। इसमें भी गारंटी तो की कोई नहीं है, इसका डिसएडवांटेज है कि आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, आप उसमें नहीं बता सकते हो, इसके लिए काफ़ी स्टडीज करनी पड़ती हैं, काफ़ी लोग अच्छा भी करते हैं और काफ़ी लोग बुरा भी करते हैं। अच्छी अगर कंपनी अच्छी कर गई तो रिटर्न आपको ऐसा भी मिल सकता है कि 5 साल में आपका पैसा डबल भी हो सकता है, और कैसे कहो तो अ, अगर वो कंपनी खराब हो गई और कुछ फंडामेंटल्स उसके खराब हो गए तो हो सकता है आपने आपका पैसा पूरा जा भी सकता है। इसमें काफ़ी सारी स्किल डिसएडवांटेज यही है, और दूसरी चीज़ है स्किल, हार्ड वर्क और पेशेंस चाहिए काफ़ी सारा। दूसरे तरीके से इक्विटीज में म्यूचुअल फंड्स में भी लोग डालते हैं, जिसमें बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, वो आपका पैसा आप उनको दे देते हो, वो मैनेज करते हैं, एसआईपी भी बोलते हैं उनको, वो आपका पैसा मैनेज करते हैं और उस पैसे के हिसाब से जो भी पैसा मैनेज करते हैं एंड यूजुअली आपका रिटर्न देते हैं। वो लोग, उनका काम ही है, थोड़ा सा फीस लेते हैं आपसे और उसका आपको वो बाकी का पैसा आपको थोड़ा बहुत रिटर्न देने की कोशिश करते हैं, बट मार्केट के फ्लक्चुएशंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है ये वाला। एंड इसका टिपिकल रिटर्न यूजुअली आजकल म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से कैलकुलेट किया है तो 14 से 15% मिल जाता है, काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू एफडीज, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा है। आप ये समझिए कि हो सकता है आपको कोई गारंटी नहीं रिटर्न की, एफडीज में रिटर्न की गारंटी है, तो वहां पे रिस्क, लेस रिस्क, यहाँ पे ज्यादा रिस्क मोर रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न। फाइनली लास्ट है कमोडिटीज, या फिर उसे बुलियन मार्केट भी बोलते हैं, इसमें हम गोल्ड सिल्वर वगैरह बाय करते हैं, लेकिन इसमें कोई गारंटी, अगेन इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि रिटर्न मिलेंगे, और इसमें भी स्किल, हार्डवर्क और पेशेंस की जरूरत है, और आपका श्योरिटी नहीं है कि गोल्ड के प्राइस ऊपर जाते जाएंगे नीचे जाते जाएंगे। लेकिन अगर हिस्टोरिकली आप देखोगे पिछले 20-30 साल के हिसाब से अगर एवरेज लगाया जाए तो टिपिकली 8 से 9% का रिटर्न इसमें भी आपको मिल जाता है, एक तरीके से एफडी की तरह। लेकिन दो इश्यूज इसमें भी हैं कि आपको जहां से खरीद, मेकिंग चार्जेस होते हैं इसके अंदर, जहां से खरीदा है वहीं सेल करना होता है, यूजुअली जिस ब्रोकर से खरीदना है आपको पास गारंटी नहीं है कि वही है कि नहीं। उसके लिए यूजुअली लोग क्या खरीदते हैं, या तो आप कमोडिटीज का एक मार्केट भी है एमसीएक्स करके इंडिया में, जिसमें आप शेयर की तरह ही इनको गोल्ड सिल्वर खरीद सकते हो एंड खुद खरीदना है तो। एंड ऑल्टरनेटिवली आप बार्स खरीदते हैं, लोग बार्स खरीद लेते हैं जिसमें मेकिंग चार्जेस कम हो जाते हैं और टिपिकल बाकी चार्जेस कम हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा है, ये भी अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने कैलकुलेट ऐसा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेम बंदे को लेके जाएं और 20,000 रुपये आप बचा रहे हो, तो अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो 1.76 करोड़ बच रहा था, 1.78। अगर 9% पे अगर हमको रिटर्न आ रहा होता, जैसे कि एफडीज वगैरह में बुलियन मार्केट में, तो वो 3.3 करोड़ हो जाता, करेक्ट। अगर 8% पे आ रहा होता तो 3.09 करोड़, एंड अगर इक्विटी में अगर हम 15% पे मान के चलें तो 5.4 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली आपके पास रिटर्न हो जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स। नोट्स, सबसे पहली बात, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, अभी आप बोलेंगे कि सर आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन आपकी क्या राय है, तो मेरा राय ये है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो मिक्स होना चाहिए सारे एसेट क्लास का, थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इनफैक्ट इवन अगर बुलियन मार्केट और इक्विटी मार्केट में जा रहे हो तो वो भी डाइवर्स होना चाहिए। डाइवर्स का मतलब अलग अलग कंपनीज के, अगर आपके 20,000 रुपए हैं तो एक ही कंपनी में 20,000 रुपए नहीं डालने हैं, 6 डिफरेंट कंपनीज में डालिए, एक कंपनी डूब भी जाएगी तो 5 कंपनीज अच्छा करेंगी। सिमिलरली आपके पास 4 ऑप्शन है, तो थोड़ा बहुत पैसा आप रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए कुछ दिन के लिए आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, बुलियन मार्केट, थोड़ा पैसा उधर, थोड़ा पैसा इक्विटी में, थोड़ा पैसा एफडीज में। सब जगह एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड यूजुअली ये डिपेंड करेगा आपकी एज और रिस्क एपेटाइट पे, कैसी आप कितना रिस्क ले सकते हो, और अभी आपकी एज कितनी है, बेसिकली क्या आप उठ पाएंगे। अगर आप 60 साल के हो या 50 साल के हो और उसके ऊपर आप अगर रिस्क लेंगे, अपना पूरा पैसा उसमें डाल देंगे और मान लो डूब जाएगा, तो आप रिस्क ले नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई यंग बंदा है तो डूब भी जाए वो काम कर सकता है, फिर से उठ
खड़ा हो सकता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज रिस्क एंड रिटर्न, जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। दूसरा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, महंगाई बढ़ती जा रही है और हमको महंगाई से लड़ने के लिए हर समय इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड वो हमको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देगा, एंड एटलीस्ट कुछ महंगाई से लड़ने की क्षमता देगा, एंड फ्यूचर में हम आगे बढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ, कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ बर्ड। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा कंपाउंड होता जाता है, मतलब 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख। और जो मैंने लास्ट में बोला है कि बाबा जी की कहानी बतानी है आपको, छोटी सी कहानी है कि एक बाबा जी थे, और वो एक अपने किंग के पास, अपने राजा के पास दरबार में गए, और राजा बहुत ज्यादा अहंकारी था, उसके पास बहुत पैसा था और वो बहुत अहंकारी था। तो किसी बात से वो खुश हो गया था, उसने बाबा को बुलाया, और बाबा उनको बताना चाहते थे कि आपको अहंकार नहीं होना चाहिए पैसे का या कैसे भी। तो उन्होंने पूछा कि बाबा ये बताइए, आपको जो चाहिए आप वो ले लीजिए। तो बाबा ने बोला कि ठीक है, अगर आप ऐसा दयालु आदमी हैं तो आप एक काम करिए, मुझे सिर्फ एक सोने का सिक्का दे दीजिए। तो वो बहुत हंसा, वो बोला कि क्या बाबा, आप भी क्या मांग रहे हो, एक सोने का सिक्का? मैं, आप तो सब कुछ मांग सकते थे, आपने एक सोने का सिक्का क्यों मांगा, जस्ट एक सिक्का। उसने बोला एक शर्त और है, एक सोने का सिक्का, एक पहले दिन और दूसरे दिन 2 सोने के, बेसिकली पहले दिन का डबल करते हुए आप मेरे को 2 महीने के लिए सारे पैसे दे दो, जितना हो पाता है, जितना आपका कैलकुलेट कर सकते हो आप, या तो अभी दे दो, या फिर मुझे, मैं रोज आ जाऊंगा, आप मेरे को उसका डबल करके दे देना। जो आपने जैसे आज 1 रुपए दिया, अगले दिन आप मुझे 2 रुपए दे देना, तीसरे दिन 4 रुपए दे देना, चौथे दिन 8 रुपए दे देना। तो सब लोग हंसने लगे, सारे दरबारी हंसने लगे कि देखो बाबा के पास कितना अच्छा मौका था, और इस बेचारे ने अपना पूरा छह, एक तो 2 महीने तक आएगा, और ऊपर से इतना अच्छा मौका गवा दिया। मांग सकता था 1 लाख सिक्के दे दो, 2 लाख सिक्के दे दो, तो कितना अच्छा मौका था। लेकिन और वही उसने बोला कि बाबा जी आप मेरे से ले लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाबा जी अड़ गए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इनको एक ही बार में दे दो, 2 महीने के में आने की जरूरत नहीं है, और अपने मंत्रियों को बोला कैलकुलेट करने के लिए। आप गैस कर सकते हैं कि कैलकुलेशन के बाद कितना रुपए आए थे? क्या बाबा होशियार था या बाबा मूर्ख था? खैर, मैं आपको दिखाता हूँ कि बाबा होशियार थे या मूर्ख थे। अगर आप सेम एक्सेल शीट में चलते हैं, तीसरी बाबा जी की कहानी हमने यहाँ लिखी है। मान के चलिए कि पहले दिन, थोड़ा ऊपर जाते हैं, उन्होंने पहले दिन 1 रुपया लिया, दूसरे दिन 2 रुपए लिए, तीसरे दिन 4 रुपए लिए, चौथे दिन 8 हो गए, 15वें दिन 16 हो गए। मैंने सिर्फ, उन्होंने 2 महीने के लिए बोला था, मैंने सिर्फ 1 महीने का कैलकुलेट किया है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो पहले रिटर्न बहुत छोटे छोटे, 1,000, 10वें दिन तक तो 1,000 रुपए बने हैं, 18वें दिन तक सिर्फ 1,31,000 बने हैं। लेकिन जब तक आप 30वें दिन पहुंचेंगे तो आप देखिए, जो टोटल अमाउंट आया था बाबा का, वो था 107 करोड़ 37 लाख 41,823। यहाँ पे रुपए डाले हैं मैंने, लेकिन इतने सिक्के, वो लोग भाग के आए, मंत्रियों ने बोला कि सर ये तो 1 महीने का है, आप सोचिए 2 महीने में कितना हो जाएगा। वो भाग के आए, बोले कि महाराज हमारे पास इतने तो पैसे ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हर किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, और हर कोई कहता है कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग मतलब पैसा बढ़ना, एक का दो, दो का चार होना, एट्थ वंडर है, और ये प्रूव भी कर दिया मैंने। तो होप सो आप भी इन्वेस्ट करिए, अच्छा कमाइए, अपना पैसे को डालिए, और इन्फ्लेशन, महंगाई से लड़ने की कोशिश करिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज नाइस स्पीकिंग टू यू गाइस।